टाइप ऑफ लिगेंड में देखते हैं तो आपको मैंने कहा था कि टाइप ऑफ लिगेंड में ना हम इस तरीके से देखते हैं, ये अकॉर्डिंग टू डोनर होते हैं। तो सिग्मा डोनर होता है, पाई डोनर, सिग्मा सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है, और एक होता है आपका पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताओ कि आपको सिग्मा डोनर का पता है ऑलरेडी हम लोगों को, आई थिंक, या इसको भी बताना है? चलो ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O, अमोनिया, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। ये एग्जैक्टली यदि देखा जाए तो इसमें ये ऑल आर व्हाट, सिग्मा डोनर। अब इसमें पता कैसे चलता है हम लोगों को कि जैसे ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसमें जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर आपका अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, सिग्मा डोनर। ठीक है, ऐसे H2O का तो हमने देख लिया, O का लोन पेयर होगा, यहाँ पे N का लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक Cl का लोन पेयर होगा, यहाँ पर एक ब्रोमीन का लोन पेयर होगा, एंड अदर लोन पेयर्स आर एक्चुअली आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, जिस प्लेन में मेटल का डी ऑर्बिटल है उस प्लेन में आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर बाकी के नहीं है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर की यदि हम बात करते हैं तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर में क्या है बेसिकली, जैसे हमने बात किया कार्बोनिल CO, ठीक है, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, ठीक है, Pr3, Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव, HCl नेगेटिव, ESH3, इस तरीके से ऑल आर सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। तो इसका जरा हम अभी बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। जैसे हमने कार्बोनिल ले लिया, तो कार्बोनिल को आप देखोगे तो कार्बन के पास में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितने थे, ये हो गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 इसके हो गए, 6 इसके दिखा दिए, राइट। लेकिन कार्बन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि 1 2 3 4 5 6। तो अपना ये जो ऑक्सीजन का जो है लोन पेयर वो किसको चला जाता है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके दो, राइट। अब हम बात यहीं पे करेंगे अपना कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ कि अब जैसे मैंने सेंट्रल एटम के रेफरेंस में देखो मेटल है, मेटल के ये डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, ये आपका कार्बोनिल, ठीक है, और ये इस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के वो मैंने किसको दे दिए, मेटल को दे दिए। ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड बना, अब उसके बाद में यहाँ पर कार्बन का ये एक पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ऑर्बिटल खाली है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो मेटल के पास यदि डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे विल माइग्रेट टू व्हाट, कार्बन। तो मैंने क्या बोला, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। तो कंडीशन क्या हुई हमारे पास कि भाई सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर कौन होंगे, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर वो होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन पाई स्टार ऑर्बिटल, दैट इज योर ABMO, that is your ABMO. ABMO is your anti-bonding molecular orbital, and second condition is vacant orbital is present on what, ligand, right। तो जैसे यहाँ पर CO है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे P में क्या है आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है। यहाँ पर किस में जा रहा है, अगेन ABMO में, यहाँ भी ABMO में, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ भी क्या है आपका वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये एग्जांपल याद रखिए
ठीक है, उसमें हम बेसिकली बोलते हैं कि ये नहीं कि वैकेंट ऑर्बिटल ही देखेंगे हम लोग। यहाँ पर दो चीजें देख रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है, दैट इज योर ABMO, एंड वैकेंट ऑर्बिटल ऑन व्हाट, प्रेजेंट ऑन लिगेंड, ठीक है, प्रेजेंट ऑन लिगेंड, ठीक है। तो ये सिग्मा डोनर किसका एग्जांपल है, आपका पाई एक्सेप्टर का एग्जांपल है। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर कौन से होते हैं, सिग्मा डोनर कौन से होते हैं। तो जहां पर लोन पेयर है आईबस में, तो हमने बोल दिया वहां पर क्या है आपका, बस वो सिग्मा डोनर है। जहां पर हमने बोला कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, वहां पर हमने उसको क्या बोल दिया, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है। और तीसरा टाइप आता है कौन सा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। देखो जरा बच्चे, अब इसमें यदि हम बात करते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर की, यदि हम बात करी थी हमने, है ना। अब इसी के ऊपर देखो अच्छे क्वेश्चन सुनो, जरा ध्यान सुनना, ठीक है, नोट नहीं करना है। अब मैंने एक चीज, मैंने कुछ केसेस दिए आपको। केस नंबर 1, जहां पर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है is high. Got it? So case number first is when electron density on metal is high, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, ज्यादा है, ठीक है। So the case is कि if electron density on metal is high, then what will the effect on the bond length of CO? So if electron density on metal is high, right? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल पोर इनटू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मेरी बात समझ में आई? और इलेक्ट्रॉन्स यदि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, मेटल से किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, MC का बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, जब ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई तो अब कार्बन कहेगा इतनी खुशी तो मैंने आज तक नहीं देखी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन को तो ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा था, ठीक है, ये दे रहा था ना कि भाई तेरा ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं है तो चल मैं दे देता हूं। लेकिन अब कार्बन को तो ऑक्सीजन भी देने के लिए है, मेटल भी देने के लिए है, तो कार्बन कहता है भैया इतनी खुशी नहीं, पेट मेरा छोटा ही है, ठीक है, ऑलरेडी। तो अब उसके बाद में क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, मूव कर जाएगा, राइट। तो एग्जैक्टली कंडीशन कैसी आ रही है कि भाई यदि ये बॉन्ड बन गया आपका, तो ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड यदि बन गया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं बोलो, 3। यहाँ कितने बन गए, 2। तो मैं क्या बोल सकता हूं बोलो कि बॉन्ड ऑर्डर, पहले 3 बॉन्ड ऑर्डर था, अब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बॉन्ड ऑर्डर CO का क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है? अरे 3 से किस में पहुंच गया, 2 में, ठीक है। CO का बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो CO का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है या नहीं है?
इसमें कोई दिक्कत? अब जो केस, हाँ पूछिए। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 2। नाउ द सेकंड वन इज, अब आपको ये अपने आप बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इज वेरी लो और लो। व्हाट डज इट मीन कि मेटल और कार्बोनिल, ठीक है, मेटल और कार्बोनिल के बीच में इलेक्ट्रॉन, यदि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कम है तो मेटल और कार्बन में बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, CO वाला बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, CO का बॉन्ड ऑर्डर यहां पर क्या हो गया? ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो गई? ज्यादा। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम। अरे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब ये यदि मैं इससे मैं पूछूं ये वाला बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो MC का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? कम। बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो गई? कम। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? ज्यादा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा, अब इसी की बेसिस पे आप एक क्वेश्चन करो कि भाई यदि क्वेश्चन ये है, देखो सुनो, मैंने बोला VCO6 नेगेटिव, ठीक है, फिर मैंने बोला CrCO6 और यहां पर बोला मैंने FeCO6 पॉजिटिव। ठीक है, अब बताओ इसमें हम लोग यदि बात करेंगे तो आपको कमेंट करना है मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो यू हैव टू कंपेयर व्हाट? MC बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो MC बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे बोलो? तो वैनेडियम और किसकी? कार्बन की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? अब आप यहाँ पे ध्यान समझो, वैनेडियम के ऊपर चार्ज यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। क्रोम के ऊपर चार्ज कितना है? 0। और वैनेडियम के ऊपर चार्ज कितना है? पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है, अब एग्जैक्टली आपने इसके एटॉमिक नंबर या कुछ न्यूक्लियर चार्ज कुछ मत देखना। यहाँ पर आपको जो साफ साफ चीजें देखनी है वो ये देखना है कि भाई किस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो वैनेडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड डेंसिटी है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा वैनेडियम और किसमें? कार्बन में बॉन्ड क्या होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि वैनेडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो वैनेडियम और कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग क्या कर लेंगे कि भाई इनके बीच में बॉन्ड क्या हो गया? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मैं क्या बोल सकता हूं? MC इसकी सबसे क्या होगी? बॉन्ड लेंथ की टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम। अब इसके बाद में क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या है? न्यूट्रल। और आयरन के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो आयरन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आयरन सबसे कम बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में?
कार्बन के साथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी बताओ? Fe CO6 पॉजिटिव, फिर किसकी Cr CO6 और फिर कौन आपका We CO6 नेगेटिव। ठीक है, अब फिर से समझो बात को। वेनेडियम के ऊपर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो वेनेडियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या बनेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? सबसे कम। सबसे कम। आयरन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, सबसे कम, तो आयरन और कार्बन में बॉन्ड सबसे क्या बनेगा? वीक। सबसे वीक, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब यदि क्वेश्चन इसी में मैंने पूछ लिया होता कि भाई सीओ का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर, आंसर क्या होगा बोलो? इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देते हैं, इनके नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। बताइए आंसर क्या होगा फिर? हाँ बोलो। अच्छा देखो सुनो, यहाँ पर क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या है आपका? नेगेटिव। ठीक है, तो वेनेडियम के ऊपर यदि चार्ज नेगेटिव होगा तो वेनेडियम और कार्बन में बॉन्ड क्या होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो सी और ओ में तो बॉन्ड क्या होगा? सबसे वीक होगा ना। अपने अपोजिट कहां से आ गया आंसर? आयरन और कार्बोनिल में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आयरन के डी ऑर्बिटल और कार्बन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इंटरेक्शन सबसे क्या है? इंटरेक्शंस आर लेस, राइट। यदि इंटरेक्शन ही लेस है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव डेंसिटी है, तो ये तो इसके तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएंगे इसको, तो कार्बन और O का बॉन्ड क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग। तो यदि कार्बन और O का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? कार्बन और O का सबसे ज्यादा। तो क्या आंसर आएगा? थर्ड, फिर सेकंड और फिर क्या आएगा? फर्स्ट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ CO का बॉन्ड लेंथ। अब ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो क्या आंसर आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नहीं बात समझ में? तो इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ समझो इसको, बॉन्ड लेंथ का वाला पार्ट, कि भाई वेनेडियम और कार्बन में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो कार्बन और O में बॉन्ड सबसे वीक। सबसे वीक मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। किसके टर्म्स में? CO के टर्म्स में। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताइए। PF3 थ्राइस CO या Cr कर लो यहाँ पर, CrCO6, और एक है PET3 थ्राइस CrCO3। ठीक है, कंपेयर कीजिए बॉन्ड लेंथ ऑफ MO। कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ MO। अब ये क्वेश्चन था बच्चों, तो इसमें देखें जरा कैसा स्ट्रक्चर है इसका। CrCO ठीक है, और यहाँ पर कौन है आपके? PF3 है ना। दूसरे में CrCO और ये
PET होल थ्राइस, PET3 एंड PET3, ये स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। तो अब आप इसमें खुद सोचो ना, CO तो कॉमन हो गया, राइट। अब इसमें यहाँ पर कौन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई। तो यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे तो क्रोमियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बोलो, कम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो Cr और CO में बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। गॉट इट। तो यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, किसके केस में, Cr और C के केस में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, Cr और C में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, राइट। तो Cr और C में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो C और O में, या मैं कहूंगा C और C में बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो गया, ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो गई, ज्यादा। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम। तो C और O में क्या होगा, बोलो, यदि Cr और C में बॉन्ड ज्यादा है तो C और O में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम, टूट जाएगा ना। Cr और C का बॉन्ड ज्यादा, तो C और O का बॉन्ड क्या है, वीक। तो C और O का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, लेस। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ व्हाट, MO। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बोलो, इसकी बॉन्ड लेंथ तो क्या है, कम है। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सी और इस केस में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो सी और सी में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फर्स्ट और ये कौन है आपका, सेकंड। तो फर्स्ट का क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट का जो बॉन्ड MO का बॉन्ड है, M और O है, वो क्या है आपका, कम है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ पूछिए ना, हाँ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कम, किसका, C और C का। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज्यादा। तो फर्स्ट की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। गॉट इट। नाउ अच्छा बच्चों, अब अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ा। अब आप मुझे बताइए, लाइक आर यू कंफर्टेबल इन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच गवर्न स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्मॉल चार्ज, कल बताया था CFSC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर यदि क्वेश्चन आ गया तो कैसे बोलोगे कि भाई एक तो स्मॉल साइज किसका, सेंट्रल एटम का, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल एटम। तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो एक तो स्मॉल साइज सेंट्रल एटम, हाई ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड एंड चिलेशन। चिलेशन का मतलब, चिलेशन कौन बताएगा, जहां पर कंपाउंड क्या बनाते हैं, साइकिल, ठीक है। एंड हाई CFSC वैल्यू, ये सब फैक्टर देखो हमेशा,
तो स्मॉल साइज ऑफ सेंटर एटम, हाई ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, चिलेशन एंड हाई सीएफएससी वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया इस तरीके से कि भाई Fe F6 3 नेगेटिव है और एक FeCN6 3 नेगेटिव है, कौन सा स्टेबल है बोलो। स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया तो बोलो क्या बोलोगे, FeCN6 3 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है किससे, FeF6 3 नेगेटिव से। क्यों ज्यादा स्टेबल है, आयरन के ऊपर तो +3 है, ये भी +3 है, दोनों क्या Fe है, तो हम नहीं साइज देखेंगे नहीं ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे क्योंकि दोनों चीजें क्या हो गई सेम। तो क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फ्लोराइड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो आपको पहले भी बताया था, वही वाली बात है ना, हाई सीएफएस वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया तो बात अलग है कि भाई यहाँ पे मैंने लिखा, अच्छा इसका बताना COH2O4 2 पॉजिटिव एंड COH2O6 2 पॉजिटिव। यदि ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर लिगेंड कितने हैं बोलो 4, यहाँ पे कितने हैं 6। CFSC टेट्राहेड्रल के मुकाबले ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। ऑर्डर ये होता है पूरा का पूरा, डेल्टा SP सबसे ज्यादा होती है, फिर डेल्टा O होता है, फिर डेल्टा क्या आता है T होता है। तो टेट्राहेड्रल की CFSC की वैल्यू क्या है, ये टेट्राहेड्रल की CFSC वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी है, ऑक्टाहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल की CFSC वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो सब कुछ सेम है, कोबाल्ट भी सेम है, चार्ज भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, तो कैसे देखोगे फिर CFSC की वैल्यू देखोगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के हिसाब से, तो आपको डेल्टा O का हमेशा वैल्यू ज्यादा आता है किसके मुकाबले, डेल्टा T। डेल्टा O का मतलब CFSC वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे क्या है CFSC किसका है, टेट्राहेड्रल का। गॉट इट, नोट कीजिए। Now this is all about a cottage compound. Fine. So write down some very important questions, ठीक है, जिससे आपका डिवीजन भी हो जाएगा एंड देन यू विल एबल टू नो कि लाइक क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज ही लूंगा, तो हाइड्रोजन S और P ब्लॉक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज और नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट विद क्वालिटेटिव एनालिसिस विच विल बी योर लास्ट चैप्टर, ठीक है। सो अभी आज और हम नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई यही करेंगे कि आपसे क्वेश्चंस करें और उसके ऊपर फिर मैं एक्सप्लेनेशन यदि आपको नहीं आता होगा तो हम लोग देंगे, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following is good oxidizing agent, ठीक है, Li2O, Na2O2 और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, alkali metals that is your M dipped in liquid ammonia, ठीक है, यहां पर डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन है, लेस कंसंट्रेशन है, तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, कलर ऑफ सॉल्यूशन इज, फिर मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा उसका, थर्ड कंडक्टिविटी ड्यू टू, कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी,
molar at above 3 molar concentration, color of solution is, solution can act as oxidizing or reducing, Ra, in presence of some impurities. ठीक है, करिए ये क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन नोट किए? अब देखो जरा बच्चों, इसको आंसर देखो उसका, बताओ इसमें कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ, विच वन? Li2, Na2 और KO2? KO2। क्यों? KO2 इज करेक्ट आंसर, राइट? सो कैसे करेंगे हम लोग? Li2 को पानी में डालो पहले, जो Li2 को पानी में डालते हो तो बनता है आपका LiOH, Li पॉजिटिव O-2, तो इसके पास क्या चला गया? LiOH, राइट? Na2O2 के साथ में आप हाइड्राइज करोगे तो NaOH प्लस क्या निकलेगा? H2O2, और O2 निकलता है when water is at normal temperature, ठीक है? जब H2O अभी लो टेम्परेचर पे होगा तो H2O2 निकलेगा, और when O2 निकलेगा तो हम क्या बोलते हैं? जब वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल। तो कुछ बुक्स में H2O2 होगा, कुछ बुक्स में O2 होगा। तो H2O2 में जब बोलता हूं जब वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। और KO2 को जब हम हाइड्राइज करेंगे तो हमें मिलता है KOH। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, H2O2 plus O2. So in exam they can ask you the direct reaction or the question can be based on this fact, ठीक है? सो अब आप इसमें देखो, यहाँ पर कोई नहीं निकला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 जब बना उसके बाद में वो ऑक्सीडाइज करेगा दूसरी स्पीशीज को, कैसे? H2O प्लस किसमें? O में। और यहाँ पर कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? एक H2O2 भी है और एक कौन है आपका? O2 भी है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। यहाँ पर कौन हुआ? H2O2, और यहाँ कौन कौन हुए? H2O2 भी और कौन आपका? O2 भी, ठीक है? इसलिए आप आंसर क्या बोलोगे? KO2, ठीक है? दूसरा, इसको लॉजिकली सोचने का कैसे है? ये तो जो रिएक्शन बेस हो गया, सिंपल सी बात है। O पे चार्ज क्या है यहाँ पर? Li2O में O पे चार्ज क्या है? -2। तो दूसरे का यदि ऑक्सीडेशन होगा तो उसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन। तो O -2 से किस में जाने की कोशिश करेगा? फिर तो रिडक्शन होगा, तो या तो -3 में जाएगा, और O -3 -4 में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। लेकिन O पे यहाँ पर कितना चार्ज है? -1/2। सो इट कैन गो टू व्हाट? O-1 और -2। So it can undergo reduction, but it cannot go under what? Reduction, ठीक है? तो ये रेडिएशन में जा सकता है आराम से। तो ये सबसे क्या हो गया हमारा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक तरीका तो इस तरीके से हम सोचने का है, लेकिन मैंने रिएक्शन इसलिए बताई कि जिससे आपको रिएक्शन भी पता हो कि एग्जैक्टली क्या रहती है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नाउ कम्स टू एल्कली मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया, राइट? सो
क्या होता है बोलो, क्या आंसर आएगा इसका? कलर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कलर, कलर का सॉल्यूशन क्या होगा? कोई बताएगा? कुछ पता ही नहीं है क्या ये वाला पार्ट? हाँ सुनो इधर जरा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एल्कली मेटल लिया, मेटल M, इधर देखो, प्लस X प्लस Y अमोनिया लिया, ध्यान समझना। तो क्या लिखा होता है कि M पॉजिटिव, और इसको क्या करते हैं, अमोनिया के खूब सारे मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, और इस पर चार्ज कितना आता है? पॉजिटिव। और यहां पर क्या है हमारा, और यहां पर है हमारा NH3Y नेगेटिव। इसको लिखो जरा पहले, ठीक है। अब देखें इधर जरा, अब इधर देखो सबसे पहले बच्चों, एग्जैक्टली क्या हुआ, मैंने लिखा M प्लस X प्लस Y अमोनिया गिव्स यू M NH3X पॉजिटिव प्लस E NH3Y व्हाट नेगेटिव। गॉट इट? नाउ फर्स्ट इसका मैकेनिज्म देखो पहले, क्या हुआ, मेटल जो एल्कली मेटल है उसकी टेंडेंसी होती है क्या देने की? इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है। अब इस M के ऊपर चार्ज क्या आ गया बोलो? पॉजिटिव। हमारा जो NH3 है उसके पास, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बोलो? N के ऊपर लोन पेयर है और H के ऊपर पार्शियल क्या है? चार्ज है, ठीक है, यही है। गॉट इट? अब आप मुझे बताइए कि यदि M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज किससे इंटरेक्ट करेगा? लोन पेयर से। कॉम्प्लेक्स बन गया ना, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, M पॉजिटिव को नाइट्रोजन के खूब सारे लोन पेयर ने क्या कर लिया? सराउंड किया, राइट? ओके, तो इसको मैंने कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया, M NH3X ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड और M पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 0 इक्वल्स टू कितना? पॉजिटिव, 1 प्लस आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इनके पार्शियल चार्ज से इंटरेक्ट करने लगा। गॉट इट? तो ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के जो कैविटीज थी, मतलब जो अमोनिया का जो सॉल्यूशन था उसके वहां जाकर क्या हो गया, ये आपका जो भी थोड़ी बहुत कैविटीज थी होल्स थे, वहां पर जाकर क्या हो गया? आपका कैप्चर हो गया। और ये इंटरेक्ट किससे कर रहा है? किससे इंटरेक्ट कर रहा है ये आपका? H से। तो कैप्चर वहीं पे जाकर क्यों हुआ? क्योंकि H के साथ में इंटरेक्ट कर रहा था। तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि E NH3Y, और यहां पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? अमोनिएटेड मेटल आयन या अमोनिएटेड कैटायन। क्लियर है या नहीं है? तो पहले तो टर्म्स को आप बिल्कुल क्लियर रखें कि भाई यहां पर इसको हम क्या बोल रहे हैं? अमोनिएटेड मेटल आयन, इसको क्या बोल रहे हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? अब एग्जैक्टली आगे क्या हुआ, अब देखो उसके आगे, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला, जब लेस कंसंट्रेशन था मेटल, जब हमने ज्यादा नहीं डाले थे लिक्विड अमोनिया में, अमोनिया बहुत सारा है, और मेटल को जब हमने डाला तो उससे क्या हुआ, स्टार्टिंग में लेस कंसंट्रेशन था, मेटल आयन अपना इलेक्ट्रॉन देने लगे, ठीक है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन ने विजिबल लाइट आके गिरी इसके ऊपर, सॉल्यूशन ऑब्वियस बात है आपका एटमॉस्फेयर में है। जब विजिबल लाइट गिरी तो उसका जो इलेक्ट्रॉन था, जैसे विजिबल लाइट उसको मिली तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट। जब नीचे लौट के आया तो उसने क्या दिया हमको, एक कलर दिया, एनर्जी दी। एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, hc बाय लैम्डा, और जो लैम्डा था वो उसका क्या था आपका, एग्जैक्टली एक कलर था। गॉट इट। तो ये हमें कलर दिखाई दिया। वो जो कलर था वो कौन सा कलर था बोलो, ब्लू कलर। तो कलर किसकी वजह से आया बोलो, इलेक्ट्रॉन। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर, तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, ये तो आपको बहुत बेसिक है, ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक्स था। ठीक है, ये तो आपका कुछ भी नहीं है, एस ब्लॉक भी नहीं आता समझ रहा है। अच्छा अब देखो, तो ब्लू कलर की बात करा हमने, तो ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ मैग्नेटिक नेचर। अब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक नेचर आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है आपका, पैरा। तो सॉल्यूशन है पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन, ड्यू टू व्हाट, अमोनिएटेड अगेन व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्वेश्चन क्या था बोलो, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बोलो, करंट फ्लो करेगा। करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, बस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये दोनों आयंस मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन था NaCl, तो NaCl में कंडक्शन क्या Cl नेगेटिव की वजह से आएगा, ये दोनों के दोनों आयंस मूव करने चाहिए। Na पॉजिटिव शुड मूव टुवर्ड्स व्हाट, कैथोड, और Cl नेगेटिव शुड मूव टुवर्ड्स एनोड। गॉट इट। तो दोनों आयंस की वजह से होगा नहीं होगा, हाँ। मेजर रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन, बट यहां पर हम बोलेंगे कंडक्टिविटी is due to M positive ammoniated cation and what, ammoniated electron, दोनों की वजह से। मेजर कौन है इसमें, ammoniated electron। ठीक है, got it, it's a very important part। ठीक है, note down। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड कलर सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, अबव 3 मोलर ना, तो उसमें लिखो कॉपर ब्रॉन्ज, कॉपर ब्रॉन्ज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लस्टर्स, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लस्टर। अब सुनो ध्यान से, जब मैंने मेटल बहुत ज्यादा डाल दिए किसमें, लिक्विड अमोनिया में, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, कुछ ने तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला काम किया होगा, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से मेटल और मेटल ही इंटरेक्ट करने लगे। किसके थ्रू, मेटल मेटल से क्यों इंटरेक्ट करेगा, मेटल मेटल की भी जो कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग। अरे मेटल मेटल में कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू वो इंटरेक्ट करने लगे, तो मेटल मेटल की वजह से जो कलर जो आना था वो किसकी क्या आया, कॉपर ब्रॉन्ज। ब्लू कलर किसकी वजह से आया था, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन में जा रहा था, इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आ रहा था। लेकिन अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया, क्यों, क्योंकि मेटल बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, मैं मेटल मेटल के साथ इंटरेक्ट कर लूंगा, मैं स्टेबल अपने आप हो जाऊंगा। तो उसके, और वो किसके थ्रू हुआ, मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू। और हमने बोला कि फिर कलर भी आपका इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, तो
तो क्या निकला, बस मेटल मेटल इंटरेक्ट करते रहे, मेटल मेटल की वजह से एक क्लस्टर बना, उस क्लस्टर का जो कलर था वो क्या था, कॉपर ब्रॉन्ज था। ठीक है, गॉट इट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। किसके ऊपर था, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एग्जैक्टली ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, दूसरे को जाके क्या करेगा, रिड्यूस, अरे एडिशन हो जाएगा ना। तो यदि हम बात करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो दूसरे को जाके क्या करेगा, रिड्यूस, गॉट इट। तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अरे दूसरों में जाके इलेक्ट्रॉन का ऐड होगा तो वो क्या होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो मैंने रिडक्शन किया है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस सॉल्यूशन एक्ट एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आंसर हुआ। अब मेरी बात सुनो, अब जो नेक्स्ट वीक आएगा वो एक्चुअली 25th हो जाएगा आपका, राइट। आपका कब तक क्लास है यहाँ पर, लास्ट क्लास कब है आपका, 28 से 30, 28 अप्रैल है। तो अब हम फिर मैं वो नहीं कराऊंगा आपको आगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास से ही मंडे क्लास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो लास्ट जो 3 डेज होंगे उसमें हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फाइन। तो वी विल नॉट डू एनी क्वेश्चंस नाउ, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कोई भी आपका एग्जाम हो, घर पे बैठ के स्टडी करो, ठीक है। आपको मतलब जो एनसीईआरटी की बुक्स में है वो भी चीजें आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है, बाकी का तो छोड़ दो आप, ठीक है। कम से कम वो तो पता होना चाहिए कि जो आपको, रट लो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए आपको, वो भी चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें आप कम से कम बैठ के पढ़ो, जितना मैंने पढ़ाया पहले उसको पढ़ो, फिर उसके बाद में बुक्स को पढ़ना, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में क्वालिटेटिव स्टार्ट करेंगे। तो क्वालिटेटिव में ही आपका डीएनएफ भी हो जाएगा और क्वालिटेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। एस और पी ब्लॉक मैं ऑल टुगेदर आपको समझाने वाला पार्ट ले चुका हूँ। क्वेश्चंस लेने थे वो मैं आपका नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो मेन आपका बचता है क्वालिटेटिव डीएनएफ, क्वालिटेटिव डीएनएफ आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर।